हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने 5G से जुड़े हुए कौन से स्टॉक है इसके ऊपर भी एक वीडियो आ चुका है। तो ये सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर सारे वीडियोज़ को कवर करना, स्टडी करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कल के दिन आप लोग जरूर चाहो तो उनके ऊपर फोकस रख सकते हो, क्योंकि हर एक स्टॉक से रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ जरूर है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली कि कल के दिन बाजार कैसे रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे के दिन इंडियन बाजार हम लोग को यूजुअली फ्लैट देखने को मिल रहा है। शुरुआत तो गिरावट वाली थी बट बाद में रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस था, बहुत ही हल्की सी गिरावट आप लोग ऐसे कह सकते हो। बट प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया भर के बाजार, यस दोस्तों, दुनिया भर के बाजार में अभी हम लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि अमेरिकन बाजार की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 जून को यहाँ पे लगभग 1.5% यहाँ पे उससे भी ज़्यादा गिरावट थी, मतलब 500 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, चल जाता है। अभी इतना बाजार ने रिटर्न दिया है तो कभी ना कभी तो गिरावट आने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जो इंडाइसेस रहते हैं मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा निफ्टी 50 कितना डाउन था, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो लगभग हम लोगों को यहाँ पे 0.05%, बस इतना ही डाउन था। निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स भी उसी रेंज में रहेगा पॉइंट के आसपास। एंड अगर हम लोग दुनिया भर के बाजार जैसे अमेरिकन बाजार की बात करें तो 1.5% डाउन। S&P 500 की बात करें तो लगभग 1.31। नेस्डैक में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार की बात करें तो यूरोपियन बाजार आप देख सकते हो, जर्मनी का डैक्स लगभग 1.5% डाउन था। FTSE की बात करें तो लगभग 2% के आसपास डाउन। CAC 40 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1.1.5% ही डाउन बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अमेरिकन बाजार के साथ साथ यूरोपियन बाजार में भी अच्छी खासी यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। देखिए स्पेन के बाजार में भी गिरावट। सो बताने का मकसद क्या है, गिरावट होना एक आम बात है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको मार्केट में लंबा खेलना है तो इसकी आदत डाल दो, गिरावट की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अमेरिकन बाजार में अच्छी गिरावट, यूरोपियन बाजार में गिरावट, बट हमारा मार्केट शांत। तो चांसेस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद से कल के दिन हम लोग को भी अच्छी खासी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो और भी अच्छी बात है। आप सभी लोगों को पता है मार्केट जितना गिरे उतना इन्वेस्टर के मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, ट्रेडर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पोजीशंस डिपेंड करते हैं, किसी ने शॉर्ट किया होता है, किसी ने लॉन्ग किया होता है। इन्वेस्टर के लिए गिरावट हमेशा 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 अच्छा रहता है, क्योंकि हमें ही जो स्टॉक पसंद होते हैं वो हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर ऐसे ही मिल जाते हैं। सो बाजार अच्छा खासा भाग चुका है, देख लेते हैं। अगर गिर गया तो अच्छी बात है, नहीं गिर गया तो कभी ना कभी तो नीचे आ ही जाएगा, राइट। सो कल के दिन के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। देन अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो हम लोग को देखना है। तो SBI कार्ड के ऊपर सबसे पहला फोकस रहना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है SBI कार्ड में अच्छा खासा हम लोग को हायर लेवल की डील देखने को मिली। अगर फाइनेंशियल 21 की बात करें 5,000 करोड़, एंड शेयर्स की भी बात करें तो 5 करोड़, इतने ज़बरदस्त डील देखने को मिली। उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-4.25% डाउन था। अभी बाजार में अगर ओवरऑल गिरावट आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो आपको पता है वैसे भी ये सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है, तो उससे आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। सो SBI कार्ड के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, फोकस में रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक में कुछ अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिली। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, HDFC बैंक ने कहा है कि RBI को वापस वो दरख्वास्त करने वाले कि उन्होंने अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ज़्यादा फोकस रखा है, ज़्यादा खर्चा करने वाले, क्योंकि बीच में जो ग्लिचेस हुए थे अभी HDFC बैंक उससे रिलेटेड सीरियस है। तो शायद से उनके ऊपर लगा हुआ रेस्ट्रिक्शन बैन क्रेडिट कार्ड ने इशू करने से रिलेटेड शायद से RBI हटा सकता है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाएगा। उसी के साथ साथ और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो कि बीच में फ्रॉड देखने को मिला था HDFC बैंक में, जो कस्टमर आते थे ऑटो लोन लेने के लिए, उनको GPS भी बेचा जाता था डिवाइसेस अलग से, अगर नहीं खरीदोगे तो लोन सैंक्शन नहीं होगा। तो ये फ्रॉड जैसे पकड़ में आ गया, HDFC बैंक के बड़े मैनेजमेंट को पता चला, तो उन्होंने जितना भी अमाउंट जो बीच में फ्रॉड से रिलेटेड जो लिंकेज था वो उन्होंने रिफंड करने से बात कर लिया है। एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें, HDFC बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पे 6.5 रुपये का डिविडेंड हम लोगों को यहाँ पे मतलब डिक्लेयर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे मिल जाएगा, कितना 6.5 रुपये का। सो नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। HDFC बैंक हो जाने के बाद आपका फोकस रहना चाहिए रिलैक्सो फुटवेयर की ओर। रिलैक्सो फुटवेयर क्यों? क्योंकि हम लोगों को एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसके पहले 95%, फ्राइडे के दिन की बात करें
लगभग 60 to 65%, जो कि इसके लिए एबनॉर्मल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40% ही होता है, 50% भी क्रॉस नहीं होते। सो इमीडिएटली रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, शायद से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, इसी चीज़ के चलते यहाँ पे मैंने पीटी करने के लिए छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया। भाग गया तो अच्छी बात है, नहीं भाग गया तो भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने सिर्फ 10% ही यहाँ पे लगाए हैं, ज़्यादा पैसा मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि अगर ये गिर गया तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे मैं अच्छा खासा क्वांटिटी उठा लूँगा। सो रिलैक्सो से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन वीएसटी इंडस्ट्री भी आपको पता है, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरीज यहाँ पे भी आ चुकी है, 90% एंड 80% से ज़्यादा। यहाँ पे कोई मैंने पेटी नहीं किया, मैंने इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो गोल रहता है कि अगर कल मैं गलत गया तो मैं ऐसे स्टॉक को ही रखना चाहता हूँ कि जिसको मैं लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकता हूँ। वीएसटी इंडस्ट्री इतना मुझे खास पसंद नहीं है, सिगारेट से रिलेटेड ये कंपनी है। सो जो मुझे मेरा टारगेट है वो अचीव होते हुए देखने को शायद से नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया। बट येस, आप चाहो तो सीखने के लिए इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रख सकते हैं। इतने बड़े एबनॉर्मल डिलीवरीज हुई है तो कुछ ना कुछ अच्छी खासी खबरें यहाँ पे आज नहीं तो कल नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर आ सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टायर कंपनीज़, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। टायर कंपनीज़ अपने प्राइस बढ़ाने से रिलेटेड अभी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो टायर कंपनीज़ में भी अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो उस न्यूज़ की ओर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ तो एवेन्यू सुपर मार्ट, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ इन्फो एज को भी आप कवर कर सकते हो। रीज़न बहुत सिंपल है, निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग के लिए एडलवाइज ने फिलहाल इन दोनों कंपनीज़ का सुझाव यहाँ पे दिया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी भी दोनों अपने अपने जो 6 क्राइटेरिया रहते हैं उसमें से एक क्राइटेरिया में यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। सो इसमें से कौन सा सिलेक्ट होगा ये तो भविष्य में ही तय होगा। बट ये दोनों कंपनी कमाल के। इन्फो एज की बात करें तो कल के दिन इन कंपनी के Q4 के नंबर्स भी है, तो इन दोनों कंपनी के और अगर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। किसी भी स्टॉक में मैं इंट्राडे करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके बाय कर लो या सेल कर लो। हम एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ही करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं। अभी IOC की बात करें तो ये तो निफ्टी 50 में बाहर का रास्ता, इसको दिखाने का प्लान तो यहाँ पे चल रहा है। एंट्री के लिए फाइटिंग जरूर चल रही है, बट एग्जिट के लिए एक ही नाम यहाँ पे फिलहाल सामने आ रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी बन सकते हैं। वैसे भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जितने भी ये सरकारी कंपनियां रहती है ऑयल पेट्रोल वाली, वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट बनता नहीं है। रिटेलर्स आते हैं डिविडेंड के चक्कर में एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं इन कंपनी में निवेश करो, डिविडेंड्स 6% है 7% है। कल ये कंपनी जाके 50 की हो गई तो डिविडेंड यील्ड तो आप लोगों को 16% भी देखने को मिल सकता है। सो डिविडेंड यील्ड के चक्कर में फंसना नहीं होता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी बना चुका हूँ। सो ऐसे स्टॉक से वैसे भी पहले से ही हम लोग दूर है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे आगे क्या होता है। वो रिलायंस के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि इसी हफ्ते इनका AGM है एंड शायद से यहाँ पे सऊदी अरब की डील 5G से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। अभी क्रूड ऑयल भी रिकवर हो चुका है, अभी क्या एक्सक्यूज़ चाहिए रिलायंस के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद से रिलायंस में एक नेगेटिविटी भी हम लोग को देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया हम लोग कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल की वजह से वैल्यूएशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, क्रूड ऑयल तो 70 के भी पार जा चुका है, तो अभी तो कोई ना कोई अच्छी खबर यहाँ पे आनी चाहिए। रिलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि वापस थोड़ा बहुत कमबैक हो चुका है, क्योंकि ये जो अर्लियर मंथ हम लोग को देखने को मिला है जहाँ पे वापस रिलायंस ने एयरटेल एंड जियो से ज़्यादा कस्टमर को हासिल किया है। बीच में लगातार एयरटेल ने हैट्रिक की थी, रिलायंस से भी ज़्यादा उन्होंने कस्टमर अट्रैक्ट किए थे। सो एक अच्छी न्यूज़ है जो कि आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें हमारे अदानी के स्टॉक्स, तो फोकस के ऊपर तो रहना ही चाहिए। लगातार लोअर सर्किट लगाने वाले अदानी पावर, ट्रांसमिशन, गैस के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए एंड बाकी भी अदानी के स्टॉक्स है उनके ऊपर भी सभी लोगों की निगाह यहाँ पे रहने ही वाली है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को साफ साफ बोल चुका हूँ, अगर आप अदानी के स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हो तो अननेसेसरीली जहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं कि पता नहीं कि आउटकम यहाँ पे क्या आएगा, तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना मतलब घातक डिसीजन साबित यहाँ पे हो सकता है। सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाने दो, उसके बाद जो आपको लगता है वो स्टॉक में आप लोग चाहो तो निवेश कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया कि अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो, कि कुछ लोग होते हैं नहीं सर हमें रिस्क लेना ही है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से स्टॉक आप लोग चाहो तो वहाँ पे निवेश के लिए देख सकते हो। उसी के साथ साथ अदानी के कॉम्पिटिटर है उनके ऊपर भी नज़र रखना, अदर गैस कंपनीज IGL, MGL, गुजरात गैस। उसी के साथ साथ बात करें तो अदानी पावर से कॉम्पिटिटर जो है टाटा पावर, ऐसे कंपनीज की ओर भी आप फोकस रख सकते हो, क्योंकि यूजुअली कॉम्पिटिटर को फ़ायदा ऐसे न्यूज़ का यहाँ पे मिल जाता है। देन PNB हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पहला ही वीडियो देखा था कि 4000 करोड़ फंड जो मतलब पैसा यहाँ पे उठाने की यहाँ पे बात हो रही थी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात की थी, तो सेबी ने यहाँ पे फिलहाल रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। कुछ कंडीशंस हैं वो उनको
फुलफिल करने पड़ेंगे, वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है वो मैनेज करने पड़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीज़ें लिखी है उसके अगेंस्ट जाना मतलब अल्ट्रा वायरस होता है। तो ये सारी चीज़ें सेबी ने कहा है कि पहले आप लोग इन चीज़ों को मैनेज करो, पेपर वैल्यूएशन लेके आओ, उसके बाद आप शेयर होल्डर का अप्रूवल ले सकते हो। सो 22 जून को यहाँ पे शेयर होल्डर की वोटिंग होने वाली थी, वो सेबी ने यहाँ पे खारिज कर दी है। सो ये कोई सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी कल शायद से नेगेटिव रिएक्ट यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, यहाँ पे मैं आना चाहूँगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बाद रिलायंस होम फाइनेंस। ये दोस्तों रिलायंस होम फाइनेंस कर्नाटका बैंक ने यहाँ पे बोल दिया कि 160 करोड़ जो उनसे यहाँ पे लिए गए थे, तो दो कंपनीज थे, इन कंपनीज को हम लोगों ने जेन्युइनली लोन दिया था, डिफॉल्ट था, इसीलिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजन बन के रखा हुआ है क्योंकि वो एनपीए था। बट अभी हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को चूना लगाया गया है, मतलब फ्रॉड की केस यहाँ पे कर्नाटका बैंक ने बोल दी है, जिसमें से एक कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस जो कि लगातार अपर सर्किट में भाग रही है एंड एक साल में लगभग इस कंपनी ने दे दी है 178% के रिटर्न। सो इतने हायर लेवल पे जाने के बाद अभी कंपनी में एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे आ चुका है, तो शायद से कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो सकते हैं। अभी होगा नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, मैंने सिर्फ आपके सामने न्यूज़ रखी है एंड पॉसिबिलिटी की बात की है। हो जाने दो, नहीं हो जाने दो, हम लोग वैसे भी इस कंपनीज में ऐसे पढ़ते ही नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, मतलब कल क्या होगा ये हमें पता नहीं होता है। ऐसे स्टॉक में निवेश करना मतलब बहुत ही मतलब तुक्का लगाने के बराबर है। एंड उसी के साथ साथ न्यूज़ देखिए किसके रिलेटेड है, कर्नाटका बैंक एंड रिलायंस होम फाइनेंस से रिलेटेड। बट रिलायंस के बाकी के भी साथीदार है, रिलायंस इंफ्रा, कैपिटल, आरकॉम, रिलायंस नेवल, रिलायंस से जुड़े हुए मतलब जितने भी ये पावर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे, 300%, 400%, 600%। अभी शायद से वहाँ पे भी हम लोग को गड़बड़ देखने को मिली, तो इन स्टॉक्स में भी शायद से गिरावट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कल आ सकती है या फिर आने वाले हफ्ते में भी आ सकते हैं, बट फोकस में आप लोग जरूर इन स्टॉक्स को भी रख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। ऐसे स्टॉक में हम लोग बिल्कुल निवेश नहीं करते। ऐसे रिटर्न कमाना मतलब मार्केट में टेम्पररी रिटर्न कमाना होता है, कभी ना कभी ऐसा समय आ जाएगा कि आपके रिटर्न चले जाएंगे एंड आप भी बाजार से एग्जिट हो जाओगे। आखिरी कोई स्टॉक यहाँ पे रहने वाले तो दो स्टॉक से, एक है एवर रेडी इंडस्ट्री की और आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। प्रमोटर लगातार यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं, तो ऐसा स्टॉक में तो मैं तो निवेश नहीं करूंगा, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन रेलटेल के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कंपनी डिविडेंड रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी दे सकती है, तो डिविडेंड के चक्कर में कभी कभी तेजी आ जाती है, तो इसलिए फोकस रखना। एंड देन अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की ओर आपका फोकस रहना चाहिए। पॉजिटिव खबर यहाँ पे आ चुकी है एजीएम में कि इन्फोसिस जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है वैसे ही ग्रोथ दिखाएगा, प्लस उसी के साथ साथ कुछ यहाँ पे टारगेट्स भी उन्होंने रखे ग्रोथ से रिलेटेड, मार्जिन से रिलेटेड, तो बाजार को वो पसंद आएगी कि नहीं। 22 से लेकर 24% के मार्जिन की बात इन्फोसिस ने यहाँ पे की है। सो इन सारी जो कमेंट्री है इसका आउटकम कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो इन्फोसिस भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। प्लस अगर हम लोग बात करें तो Q1 की जो नंबर्स आने वाले उससे रिलेटेड जो डेट है पहले इन्फोसिस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आपके रडार के ऊपर होने चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ हम लोग इन्वेस्टर है, हम लोग सीखने के लिए इन स्टॉक्स को जरूर स्टडी करेंगे। मैं कोई भी आप लोगों को बाय सेल की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। सो कल के दिन बाजार का भी रवैया कैसे रहेगा ये भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे देखना है। सो आई आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।